Hello and welcome to a very special guest today on Tiffin Talk, Soham Shah. He's one of the brightest stars in the film industry right now, and he's doing such extraordinary work that it's difficult to keep pace with him. But his latest work is out there in Maharani on Sony Live or Sony Live. I don't know how to pronounce it, but it's an amazing performance. He's playing a sort of Lalu-like character, but not like Lalu. So I'm really glad that he's not reduced him to a caricature. In Bihar, a politician, a backward caste politician who has, I won't give too much away, who has a health issue and then chooses his wife as chief minister. Why does it seem so familiar? So, Soham, welcome to Film Talks, and as I said, a wonderful series of performances. But I think Maharani has been really something that was most enjoyable. Talk about your experience there, and then we'll go back a little to Ship of Theseus, Tumbad, and all that. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स। और महारानी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। लाइक आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन और हाँ, मतलब in राजस्थान ना? हाँ, इन राजस्थान। आई एम फ्रॉम श्री गंगानगर। Right. और कि हम जो है ना बहुत ही बॉलीवुड सिनेमा देखकर बड़े हुए हैं कि बच्चन जी। साहब, शाहरुख साहब, मतलब लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर। और जो मैं करने तो यही आया था। जी। जब मैं शुरू में आया था तो मुझे एक ये आइडिया था कि मैं एक म्यूजिक वीडियो बना लूं और हाँ। लोग मुझे देख लेंगे और मेरे अंदर एक शाहरुख खान छुपा हुआ है और मुझे काम मिल जाएगा। मतलब मैं बहुत ज्यादा नाइव था। जी। तो मैं उस आइडिया के साथ आया था। पर मुझे लगता है कि आपकी डेस्टिनी में कुछ और लिखा होता है। बिल्कुल। तो वहां से कुछ होते हुए मैंने शिप ऑफ थीसिस बनाई, तुम्बाड़ बनाई। पर मेरे घर वालों को ना हमेशा वो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर देखने की इच्छा होती थी। मेरे जो फैमिली और फ्रेंड्स बहुत ही वैसी लैंडस्केप है। तो उनको हमेशा ऐसा लगता था यार ये कैसी फिल्में बनाता है। कि मैं मेरी माँ को वेनिस लेकर गया स्पेशल, मैं मेरी पूरी फैमिली को वेनिस लेकर गया। वेनिस में प्रीमियर हो रही थी तुम्बाड़, स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है और मेरी माँ सो गई। मेरे नेफ्यू ने जगाया उन्हें कि माँ उठो, फिल्म खत्म हो गई है। और मेरी माँ बाहर आके कहती कैसी फिल्में बनाता है, कितनी डरावनी फिल्म थी, ऐसी कोई फिल्म होती है क्या। और मतलब मेरे आसपास के दोस्त की कैसी फिल्म है, बारिश होती रहती है, या शिप ऑफ थीसिस की कोई अंग्रेजी बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसी। तो उनके लिए हमेशा होता था कि ये क्या बना रहा है। मतलब वो कभी भी ऐसा खुश नहीं हुए कि मतलब दुनिया ने तारीफ कर दी शिप ऑफ थीसिस की, तुम्बाड़ ने तारीफ कर दी, फिल्म इंडस्ट्री से इतना प्यार मिला, मुझे काम करके इतना मजा आया, पर उन लोगों को कोई सेटिस्फेक्शन नहीं था। तो मेरे मन में हमेशा, और एक मेरी भी दिली चाह थी कि वो एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर प्ले करें, क्योंकि वो एक सीड होता है आपके अंदर कि आप वो जमीन से आते हो जहां आपको देखने में मजा आता है कि बड़े बड़े डायलॉग और ये। तो जब महारानी आई तो मुझे लगा कि हाँ ये तो करना ही चाहिए। ये पहली बार मौका मिल रहा है आपको, आप सीएम प्ले कर रहे हो, स्वैग है बंदे में और उसकी एक बात है। तो वो मैंने अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए पक्का ही की। हालांकि स्क्रिप्ट बहुत कड़क थी कि एक डिटेलिंग होती है, पर आपके दिल में एक चाह होती है ना, आप कितना भी कर लो कि आप कौन हो। तो मैंने कर लिया शिप ऑफ थीसिस, तुम्बाड़, एंड आई वुड लव टू डू दैट काइंड ऑफ सिनेमा। पर समहाउ एक चाह होती है कि यार ये करना है, कि जैसे मेरे मन में चाह है किसी दिन पंजाबी एक म्यूजिक एल्बम तो मुझे करना ही है, वो खरा स्वैग टाइप से। तो वो एक चाह थी। और देखो लकीली क्या होता है कि तुम्बाड़ बनाने में मुझे 7 साल लगे। कि कहाँ से एक सफर शुरू हुआ था कि 2012 में शुरू किया, 18 में फिल्म रिलीज हुई। और ये महारानी मतलब हमने नवंबर में शुरू की और आज बाहर है, मतलब 7 महीने में आ गई है बाहर। हेलो। तो ये क्या मतलब डेस्टिनी होती है, चमत्कार होता है। तो जब आपको रोल आया, सुभाष कपूर ने आपको अप्रोच किया? अब मुझे कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया था, मुझे मुकेश छाबड़ा का कॉल आया था। और मतलब ये एक और प्रॉब्लम है कि सुभाष जी मुझे चाहते थे कास्ट करना। वो थोड़ा सा ये सोच रहे थे कि मैं सोहम को कॉल करूं नहीं करूं, वो करेगा नहीं करेगा, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि प्रोड्यूसर है तो ऐसा सबको लगता है कि अपनी फिल्में बनाता है, मेन लीड ही करता है। मतलब ये तो प्रोटैगनिस्ट ही करेगा, इसने तुम्बाड़ बनाई है। तो एक ना आइडिया जो फिल्म इंडस्ट्री में मेरे को लेकर ये है कि ये मतलब कुछ लोग तो सोचते हैं कि यार ये कुछ अलग सी फिल्में बनाता है, इसको शायद एक्टिंग में भी इंटरेस्ट है या नहीं है, इसको अपने प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट है। जबकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्टिंग मेरा पहला प्यार है। मतलब प्रोड्यूसर तो मैं बाय डिफॉल्ट बन गया कि शिप ऑफ थीसिस को कोई प्रोड्यूस कर नहीं रहा था तो मैंने कहा चलो मैं प्रोड्यूस कर लेता हूँ। तुम्बाड़ को कोई प्रोड्यूस कर नहीं रहा था तो मैंने कहा यार इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है, चलो मैं प्रोड्यूस कर लेता हूँ। एक ना
एप्रीहेंशन होता है लोगों के अंदर। सुभाष जी के अंदर ये था कि पता नहीं करेगा नहीं करेगा, मैं कॉल करूं और कहीं मेरे साथ एक रिलेशनशिप है इसलिए कर लेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो जी। उनके साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन थे, पर मुझे मुकेश छाबड़ा का कॉल आया कि अच्छा। यार ये रोल है, तुम करोगे क्या? तो मैंने कहा बिल्कुल कर लेंगे, कि क्योंकि मैं सुभाष जी के साथ काम करना चाहता था, जी। कि उनकी मैंने फिल्में देखी हैं और वो जिस तरह एक तो बहुत ही एक्सेसिबल सिनेमा बनाते हैं जी। और उसके अंदर फिर भी एक बात होती है और एक ह्यूमर होता है जो मुझे बहुत पसंद है। एक उनका एक टेक्सचर होता है कि एक जो उनका एक फर्स्ट वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, जैसे वो जर्नलिस्ट रहे हैं, जी। तो इस शो में उनकी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका है ये सब क्रिएट करने में। जी। तो मुझे लगा मुझे करना चाहिए। तो फिर उन्होंने उनके राइटर का कॉल आया, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट नरेट की, तो मैंने सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने तभी कह दिया कि हाँ, मैं ऑन हूँ। ये स्क्रिप्ट जी। मुझे इतनी अच्छी लगी और वो कैरेक्टर मेन मतलब वो कैरेक्टर था कि वो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है, तो मुझे वो प्ले करना ही था। तो मैंने कहा हाँ, बिल्कुल मैं ऑन हूँ। सो फाइनली आपकी फैमिली खुश हुई है कि नहीं? बहुत खुश हुए हैं, मतलब पहली बार एप्रिसिएशन मिला है। मेरे भाई ने देखा, उसको बहुत मज़ा आया। मतलब वो अदरवाइज़ उनको ना वो थोड़े से कैरेक्टर वैसे है, मतलब बड़े कैरेक्टर, लार्जर दैन लाइफ कैरेक्टर पसंद आते हैं। मेरे फ्रेंड्स को बहुत पसंद आया। मेरी फैमिली को ऐसा लगता है कि ये मेरा बेस्ट काम है आज तक आपकी का। माँ सोई कि जागी रही? मेरी माँ को बहुत मज़ा आया, कहा हाँ, बहुत अच्छा दिख रहा है तू इसमें, हाँ, इस ये है कुछ। मेरी माँ, मेरे घरवाले, मेरी वाइफ़ सबको बहुत पसंद आया ये। चलो, तो दैट इज वेरी गुड न्यूज फॉर यू। बट डेफिनिटली। जी, सो हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल लीडर, मतलब एग्जैक्टली लालू नहीं है बट समवॉट लालू के ऊपर बेस्ड है, तो आप एक पॉलिटिकल लीडर प्ले कर रहे हैं। तो आपको कहाँ कहीं ना कहीं मन में है कि अच्छा, मैं अगर ये बोलूं तो लोग नाराज हो जाएंगे, ये बोलूं तो क्या पता कुछ उनकी कंस्टिट्यूएंसी में से लोग कुछ बोल देंगे? आपको मन में ये रहता है? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है आपका। पर मेरा जो प्रोसेस है, मैं कोशिश करता हूँ उन लोगों के साथ काम करने की जिनको मुझसे ज़्यादा पता है। अच्छा। मतलब मेरे लिए होता है कि मैंने डायरेक्टर को एक बार मैंने एक फ़िल्म साइन कर ली है, तो उस जी। डायरेक्टर में, स्टोरी में मेरा ट्रस्ट है, उस प्रोडक्शन हाउस में मेरा ट्रस्ट है। तो फिर उसके जी। बाद मैं सोचता नहीं हूँ, मुझे वो लोग जो देते हैं मैं बोल देता हूँ। मैं सोचता हूँ, जी। मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों को मुझसे ज़्यादा समझ है, तो उन्होंने हम्म। इस हिसाब से ही लिखा है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं हो। तो राइट। मैं अपना उसमें एक ओपिनियन डालने की कोशिश नहीं करता हूँ। एज़ एन एक्टर मैं डायरेक्टर को अपने आप को पूरी तरह से सौंप देता हूँ, कि जी। वो कहें कि भैया ये करना है तो वो करना है, ये करना है तो वो करना है। फिर होगा जो देखा जाएगा, जैसा होगा देख लेंगे, कोई खास राइट। बात नहीं। तो एक और बात है कि आपकी जो एसोसिएशन रही है आनंद गांधी के साथ, एंड इट्स इंटरेस्टिंग, कानी कुसरुती इज आल्सो इन दिस, हुँ, आई थिंक शी इज आनंद्स वाइफ, राइट, एंड कोलैबोरेटर। yeah, she's collaborator. I don't know. I मतलब don't think पार्टनर she's कह देते हैं, चलो she's wife. कोलैबोरेटर, या forget it, पार्टनर कह दिया। तो सो Partner. इट्स इंटरेस्टिंग कि जो आनंद गांधी का जो यूनिवर्स है उसके हुँ, बारे में थोड़ा बताइए, बिकॉज इट्स फुल ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, उनका स्टोरी टेलिंग करने का तरीका भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आपका उनके साथ कैसे एसोसिएशन हुआ शिप ऑफ थीसिस में? और ऐसी जो फिल्म बनी, मतलब किरण राव ने कितना उसको प्रमोट किया, आमिर ने बहुत उसको प्रमोट किया, तो एंड थी भी वो, मतलब कितनी अनयूजुअल फिल्म थी, कितने अनयूजुअल कैरेक्टर्स थे, आपका कैरेक्टर। तो वो एसोसिएशन आपकी कैसे बनी? वो एसोसिएशन ऐसे बनी कि मैं तो मतलब बहुत ही श्री गंगानगर से आता हूँ, बॉलीवुड जी। सिनेमा देख के आता हूँ। पर आप समहाउ मुझे लगता है कि आपका थोड़ा, सॉरी शुभम, आप अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। श्री गंगानगर में आप क्या करते थे, आपकी फैमिली क्या करती? मैं श्री गंगानगर में पला बड़ा हूँ। जी। ये छोटी-सी जगह है राजस्थान में, पाकिस्तान पंजाब के बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मतलब जैसे पूरे इंडिया में होता है, हमारे लिए वही होता था, फ़िल्में, क्रिकेट और ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स, ये 2-3 जी। चीज़ें ही होती हैं। तो बिल्कुल। मतलब कोई ऐसा किताबों के साथ आपका वो नहीं था, रिश्ता नहीं था कि आपने कोई लिटरेचर पढ़ा हो या आप कोई बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान हो। और मतलब वो सब तो सेकेंडरी बातें होती हैं। मेरे घर में पैसे नहीं हुआ करते थे। जी। मतलब पापा ₹3000 कमाया करते थे, उससे घर चला करता था। क्या तो करते थे मतलब वो? मेरे पापा ये कमोडिटी ब्रोकर थे। अच्छा, राइट। मस्टर्ड सीड और ये सब चीज़ें होती हैं। तो हम 5 बहन-भाई थे। तो ओ। मतलब ये घर में पैसों की बड़ी प्रॉब्लम थी। और मैं सबसे छोटा था कि मुझ पर कोई प्रेशर नहीं था, पर मैं मेरे अंदर हमेशा ये था कि यार मैं पैसे कमाऊँ।
तो जी। मैं 13-14 साल का जब होता था, तब मैं पढ़ाई भी करता था, मेरे पापा के साथ काम भी करता था। अच्छा। और 15 साल की उम्र में मैंने फुल ऑन काम करना शुरू कर दिया। हाँ, मैंने पूरा काम सँभाल लिया। कमोडिटीज़ का। हाँ, कमोडिटी, और फिर मैंने आगे जाके रियल एस्टेट किया, तो ओह! बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े, बहुत सारे रास्ते थे। तो पर एक एक सपना होता था कि यार कभी ये करना है, कभी ना फ़िल्मों में जाना है। वो ना सपना बहुत ही बैक सीट पर होता है। प्रायोरिटीज़ था कि पैसे कमाने हैं। मतलब जी। मुझे उस समय ऐसा लगता था कि मेरे अंदर कोई बटन लगा दूँ, मतलब ऐसा कोई बटन हो मैं दबा दूँ, तो मैं छोटा दिखता था 14-15 साल का, तो ऐसे फट से बड़ा दिखने लग जाऊँ। क्योंकि आप कहीं भी जाते हो बिज़नेस में, तो आपको कहते थे कि यार आप तो बच्चे हो, आपके बिल्कुल। पापा से बात कर लेंगे, तो आपको लगता था यार मैं कैसे बड़ा दिखने लग जाऊँ, ऐसी कोई गोली हो मैं खा लूँ, ताकि मैं बड़ा दिखने लग जाऊँ। तो एक एक जुनून होता था कि यार पैसे कमाने हैं, उस समय एक ही जुनून होता था कि पैसे कमाने हैं। मेरे पापा को ये होता था कि यार ये पढ़ ले, ये डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर हाँ, बन जाए। नेचुरली वो तो सब पेरेंट्स को तो होता है। सब पेरेंट्स को होता है। तो मैंने एक दिन उनको समझाया, मैंने कहा यार ये हरे-हरे नोट जो आप जो कमाते हो उसके आगे इंजीनियर, डॉक्टर कुछ नहीं होता, ये बेस्ट है। और तो मैं फिर वो किया, मैंने बहुत सारे पापड़ बेले, फिर लास्ट में मैंने रियल एस्टेट बिज़नेस शुरू किया। मैंने जब रियल एस्टेट बिज़नेस शुरू किया तो उससे पहले एक बार मैं बॉम्बे आया, हाँ, और बॉम्बे में पता-वता लेकर आया, जो म्हाडा में एक्टिंग स्कूल्स होते हैं 3 महीने के सिखाने वाले, उनका पता लेकर आया, और मैं आ गया। मैंने एक होटल में रहा, वहाँ जाके पता किया, उन्होंने कहा उस समय वो 40,000 टाइप की उनकी फीस होती थी। जी। मैंने मेरे भाई को कॉल किया कि आप ये पैसे ट्रांसफ़र कर दो मेरे अकाउंट में, मैं एक्टिंग स्कूल करने वाला हूँ। पर जब मैं वापस लौट रहा था ना ऑटो से, म्हाडा से मैं जुहू आ रहा था, तो मुझे इतना बड़ा शहर लगा, इतना ओवरवेलमिंग लगा, मुझे लगा यार मैं खो जाऊँगा। राइट। मतलब मैं बहुत डरपोक टाइप का था कि हाँ, मतलब मैं कभी अकेला रहा। हमारे स्ट्रक्चर फैमिलीज़ के होते हैं कि बहुत ही डिपेंडेंसी होती है कि जी। दोस्तों पर, फैमिली पर, वो एक एक्सपोज़र ही नहीं था कि आप इंडिपेंडेंट होकर कुछ कर लो या कहीं चले जाओ। और मेरा जो बिज़नेस था वो बहुत अच्छा कर रहा था, मुझे लग रहा था यार वो डूब नहीं जाए। तो एक ब्रेड एंड बटर को लेकर भी इनसिक्योरिटी थी। तो मैं वापस लौट गया। मैंने कोर्स नहीं किया, मैंने कहा आगे चलकर करेंगे। तो तब मैं बहुत यंग था, मैं 20 साल का था। तब फिर कुछ पैसे और कमाए, कुछ और सिक्योरिटी आई। फिर मैं बॉम्बे वापस आया, तो फिर मैंने एक फ़िल्म जो बनाई बाबर करके, तो राइट। वो मैंने शुरू की। तब तक मैंने इतने पैसे कमा लिए थे कि मैं अपनी फ़िल्म बना सकूँ। हुँ, तो मेरे अंदर वो नहीं था कि मतलब मैं सैल्यूट करता हूँ लोगों को जो लोग बॉम्बे आ जाते हैं, कहते हैं कि हम सड़क पर रह लेंगे, जो मिलेगा खा लेंगे, पर करना यही है। मेरे अंदर हमेशा एक वो सोच थी कि नहीं यार, मुझे मेरा सिक्योरिटी नेट चाहिए कि मेरे पास इतने पैसे हों कि मुझे खाने-पीने की प्रॉब्लम नहीं हो। तो जब मेरे पास इतना हो गया तो मैंने आकर बाबर फ़िल्म बनाई, और उसी फ़िल्म के दरमियान एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मैं आनंद से मिला, अच्छा। और मैंने आनंद को कहा था कि पहले ये फ़िल्म डायरेक्ट कर ले। उस समय सिटी ऑफ गॉड फ़िल्म आई थी, और वो बाबर थोड़ी-सी गैंगस्टर टाइप की फ़िल्म थी। उसका प्रोसेस था कि मैं वैसी बनाऊँ, पर वो बात बनी नहीं। मैंने उसकी एक शॉर्ट फ़िल्म देखी थी, राइट हियर राइट नाउ, राइट। और मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी। मतलब मेरी समझ उतनी है। उसमें 2 शॉट हैं कि अगर आप खुशी दो तो खुशी मिलती है, और अगर आप दुःख दो तो दुःख देते मिलते हैं। तो 15-15 मिनट के 2 शॉट हैं। तो मुझे लगा कि यार ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, इसके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। तो वहाँ से हमारी दोस्ती हो गई। ओह! फिर हमने शिप ऑफ थीसिस बनाई, और उसके भी बहुत सारे किस्से हैं। मतलब शिप ऑफ थीसिस बना रहे थे हम, उसने स्क्रिप्ट लिख ली थी। तब हम बनाना कुछ और चाहते थे, पर पैसे नहीं थे। हमने एक रसगुल्ला करके फ़िल्म लिखी थी, हमने उसकी रेकी भी की थी। अच्छा। उसमें बड़े ऐसे गाने होते थे, जोर का झटका मुझको लागे, दुनिया भागे मैं क्या करूँ राम रे। बड़ी अतरंगी फ़िल्म होती थी, हिंदुस्तानी रंग वाली। हाँ, तो वो बन नहीं पाई। तो फिर शिप ऑफ थीसिस बन रही थी। मैं कलकत्ता गया हुआ था एक मैरिज से, और वहाँ से मैं बॉम्बे आया था, हुँ, और पैसे नहीं थे। मैंने उस दिन ऐसे पूछा, मैंने तुझे कितने पैसे चाहिए? हुँ, हमने ना एक ऐसे छोटा-सा पेपर लिया और पेन लिया, और मैंने कहा अच्छा, अच्छा ऐसे करके ना, मैं ऐसे-ऐसे करके तुझे पैसे देता हूँ, तू शुरू कर। तो हाँ, वहाँ से फिर मैंने गंगानगर आके उसको 10 लाख रुपए करीब ट्रांसफर किए। हमने उससे एक कैमरा खरीदा, हाँ, जिसमें हमारी पूरी फ़िल्म शूट हुई है, वन डी मार्क। तो ऐसे करके वो प्रोसेस शुरू हुआ, फिर वो कोलैबोरेशन रहा, शिप ऑफ थीसिस बनी, और फिर उसके बाद शिप ऑफ थीसिस को बहुत प्यार मिला। बहुत, बहुत ज़्यादा। और जैसे मैं एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि पता नहीं मुझे किसी डॉक्टर ने कहा था कि हमारे अंदर ना, सबके अंदर एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। हाँ, मेरे अंदर ना एक वो नाइविटी का स्पॉट है। वो नाइविटी ही मुझे पे करती है। जब मैं शिप ऑफ थीसिस बना रहा था, आपको मैं सच कहता हूँ, मुझे जेन्युइनली लगता था कि मैं ये स्क्रिप्ट आमिर खान को सुनाऊँगा और आमिर खान ऑन बोर्ड आ जाएँगे। हाँ, ये आप मान नहीं सकते कि जबकि दुनिया मुझे कहती थी कि कैसी फ़िल्म बना रहे हो? कौन है? कैसे है? आमिर के लिए जो ये पोस्टर डिज़ाइन करते थे नबील, हाँ, एपिग्राम, तो जी, वो मेरे दोस्त होते थे, तो मैंने उनको ये स्क्रिप्ट दी थी। मैंने कहा यार आमिर को आप पढ़वाओ, आमिर साहब पढ़ेंगे तो वो ऑन बोर्ड आ जाएँगे।
तो उन्होंने पढ़वाई नहीं पढ़वाई, वो खुद प्रोड्यूस करना चाहते थे नवील। तो मैंने कहा नहीं यार, ये प्रोड्यूस तो मैं अकेले ही करना चाहता हूँ, मुझे इसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। जैसा ये आनंद बनाना चाहता है, मैं इसको वही बनाना देना चाहता हूँ। पर वही हुआ, मतलब किरण ऑन बोर्ड आ गई, आमिर साहब ने बहुत हेल्प की। जी तो मतलब किरण के ऑन बोर्ड आने से मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आज आपको पता है शिप ऑफ थीसिस। पता नहीं तो ये फिल्म खो ही जाती। मतलब हम जाते थे लोगों के पास, लोग कहते थे कि 10 सिनेमा में रिलीज कर देते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ हमने चाहे जो भी प्रोडक्ट बनाया हो, जितना भी सॉलिड प्रोडक्ट बनाया हो, बट बिकॉज ऑफ आमिर सर एंड किरण मैम, राइट ये फिल्म लोगों तक पहुंच पाई। और उसमें मार्केटिंग के जो आइडियाज थे, आमिर सर के बहुत सारे ब्रिलियंट आइडियाज थे। तो उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यार, उनके कारण ये फिल्म यहाँ पहुंच पाई। उन्होंने क्या क्या आइडियाज दिए आपको जिससे उस फिल्म वो फिल्म पहुंच पाई लोगों तक? अभी मैं भूल गया वो जैसे मार्केटिंग के उनके आइडियाज बहुत जीनियस हैं। जैसे ये था कि उसमें ये शायद था कि आप अपनी सिटी में अगर चाहते हो शिप ऑफ थीसिस को तो वोट करो। अभी अच्छा हाँ। बहुत 8-9 साल पुरानी बात हो गई, पर आमिर साहब के बहुत सारे आइडियाज थे उसमें। आमिर साहब ने बहुत प्यार दिया था उस फिल्म को, और किरण मैम थी, तो उनकी वजह से एक सर्टन आपको रिलीज मिल जाती है, पोजिशनिंग हो बिल्कुल, जाती और है। पीवीआर में और ऐसे मल्टीप्लेक्स में ऐसी फिल्म को पहुंचना, हालांकि पहुंचनी चाहिए बट पहुंचती नहीं है। मतलब अभी तो सिनेमा अगर आप देखो तो बहुत चेंज हो गया है। बिल्कुल मतलब ये थोड़ी सी ब्रैग करने वाली बात है, पर मैं अपनी थोड़ी पीठ थपथपा लेता हूँ कि शिप ऑफ थीसिस उस समय बनाना, मतलब बिल्कुल। ये वो समय कुछ और ही था। मतलब किसी के पास जाते तो कहते इसमें आइटम सॉन्ग क्यों नहीं है, इसका नाम शिप ऑफ थीसिस क्यों है, और इसमें इतनी सारी लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं लोग। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हुआ करते थे, और आपके आस पड़ोस जानने चाहने वाले लोग कहते थे यार क्या फिल्म बना रहा है, कौन देखेगा इसको, पागल हो गया है क्या। मतलब ये लोगों के कमेंट होते थे। पर वो उस जमाने में बन गई। मतलब हर चीज की आई गेस डेस्टिनी होती है चीजों की। बिल्कुल कि बिल्कुल। जैसे राही तुम्बाड़ इतने सालों से बनाना चाहता था, अनुराग ने भी एक टाइम पे बहुत कोशिश की, गुनीत ने बहुत कोशिश की। राही के किस्से भी ये होते थे कि वो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के पास जाता था, लोगों को पसंद आती थी, फिर वो कहते थे इसमें एक आइटम सॉन्ग डाल दो, इसमें ये डाल दो। राही कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता था स्क्रिप्ट के साथ। तो मुझे लगता है पर हर चीज की डेस्टिनी होती है। कि जैसे हमने तुम्बाड़ शुरू की थी तो हमें लगता था कि 2012 में शुरू की है, और 2013 अप्रैल में रिलीज करने का प्लान था, जी जाके रिलीज हुई 2018 में। जी। तो आई तो गेस बट आपने अपने आप को एज एन एक्टर, हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ अलाइव? क्योंकि प्रोड्यूसर तो आप बन गए थे, बट एज यू सेड आप एक्टिंग करना चाह रहे थे, तो हाउ डिड यू कीप दैट अलाइव? ये इंटरेस्टिंग सवाल है आपका बहुत ही, और मैंने भी कभी सोचा नहीं है। पर मुझे लगता है कि वो ना आपके अंदर एक जहां चाहा वहीं रहा, वो एक आग अंदर से जलती रहती है। कि बहुत सारा टाइम ऐसा आता है कि क्योंकि मेरा एक स्टेबल बिजनेस है अभी भी, जी मैं कभी भी वो छोड़कर जा सकता था। मन में इतने थॉट आते थे कि यार क्यों कर रहा हूँ, कि क्यों स्ट्रगल कर रहा हूँ, कि एक जी जगह आप सेटल हो, आपकी ब्रेड एंड बटर वहां से फिल्म इंडस्ट्री से नहीं आती, आपका ब्रेड एंड बटर कहीं से और से आता है। ना आपको गाड़ी चाहिए, ना आपको बंगला चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको, आप क्यों स्ट्रगल कर रहे हो। पर इस क्वेश्चन का जवाब, जैसे मुझसे कोई पूछता है कि आपने कभी तुम्बाड़ बीच में छोड़ क्यों नहीं दी, या मुझे लगता है कि मैं अगर ये नहीं करूंगा कि मैंने बिजनेस कर लिया है, मैंने ठीक ठाक से पैसे कमा लिए हैं, मेरा हो गया है, अभी मुझे वो हाई नहीं मिलता, जी अभी मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे और कुछ करने के लिए है ही नहीं। जी मैं और करूंगा क्या। और वो जी। एक्टिंग इतना खूबसूरत वो होता है ना कि आपका प्रोफेशन, कि अभी मेरी एक महीने, मतलब मैं इतने साल से मैंने वेट किया है, पर अभी मेरी एक महीने में एक फिल्म और एक सीरीज आ गई है। और वाओ। जहाँ बिग बुल में मैं एक बहुत ही डरा हुआ सहमा हुआ बिल्कुल। किरदार कर रहा हूँ, जी और जहाँ आप एक मतलब सीएम प्ले कर रहे हो, तो कितना कितना ये मस्त प्रोसेस है कि आप कितने रंग होते हैं आपके अंदर देखने के लिए। जी तो मुझे लगता है कि वो आग अंदर से आपको पुश करती है कि नहीं यही करना है, यही करना है। तो फिर उसमें आप कुछ एक्टिंग वर्कशॉप्स करते हो, फिल्म्स देखते हो। क्योंकि मैं वहां से आता हूँ जहां हमने टॉम क्रूज का नाम नहीं सुना था। मतलब मार्लिन ब्रांडो या एल पचिनो, हमने सिर्फ 4 फिल्में देखी थी गिनकर, टाइटैनिक, जुरासिक पार्क, स्पीड, ट्रू लाइस, और वो भी हिंदी में डब देखी थी। तो वो आपका एक एक्सपोजर होता है कि सिनेमा देखते हो, आप दुनिया समझते हो, लाइफ समझते हो। तो एक्टिंग तो एज एन एक्टर तो ऐसे ही जिंदा रहा कि कुछ वर्कशॉप की, एक्टिंग एक्टिंग पे बहुत सारी बातें की। मेरे बहुत कुछ दोस्त हैं जिनके साथ एक्टिंग में बातें होती हैं। तो ऐसे करके ही जिंदा रखा। और एक वो अंदर से ये था कि तुम्बाड़ बनानी है, तुम्बाड़ बनानी है। मतलब वो आदमी जैसे होता है ना कि अर्जुन की आंख की तरह अंधा हो हाँ जाता है, सिर्फ एक ही सपना होता है, ये तुम्बाड़ किस दिन बाहर आएगी, तुम्बाड़ किस दिन बाहर आएगी। इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। किसी ने मुझे इंटरव्यू में पूछा था कि आपका लाइफ का सबसे ऐसा मोमेंट जहां आपको लगता था कि यार ये क्या हुआ, वाव मोमेंट।
हाँ, तो हम तुम्बाड़ शूट कर रहे थे, मतलब जो चीज हमने 2012 में शूट की थी शुरू, हाँ, 2015 में खत्म होने वाली थी, और वो खत्म होने वाली थी करीब 25th ऑफ अप्रैल को। जी, और हमेशा मैं बहुत ही वैसा प्रोड्यूसर हूँ कि डायरेक्टर को जो चाहिए दे दो यार, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो वो हमेशा 3 दिन बढ़ रहे थे, यार भाई ये शूट कर लेते हैं, वो शूट कर रहे हैं। वो कर करके ना 13 मई तक पहुंच गया, 20 जी, दिन और खींच गए। जी, और 13 मई को सुबह पैकअप हुआ 4 बजे, और हम हस्तर वाला सीन शूट कर रहे थे, तो उसमें वो आटा उड़ना और धुआं था, जी, और ऐसा हल्का हल्का सा मिस्ट था। और उन्होंने बोला पैकअप, और मेरी आंखें भर आई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी वॉर पे था, वो वॉर अभी खत्म हो गई है। वो मेरे लिए मतलब वाव मोमेंट था कि यार अब यहाँ से फिल्म खत्म हो गई है, घर ले जाओ, एडिट करो और फिल्म बाहर निकालो। हालांकि वो अलग बात है कि उसके बाद भी 3 साल और लग गए, बिल्कुल, पर वो मोमेंट मेरे लिए बहुत वैसा मोमेंट था। जी। तो सोहम, एक्टर्स लाइक यू, अब आपके लिए इतने एवेन्यूज हैं, कहा जाता है कि सीरीज है, मूवीज है, अब प्लेटफॉर्म्स भी इतने हैं, तो ये सच बात है कि स्ट्रगल, या कि स्ट्रगल चलता रहता है? आई गेस स्ट्रगल तो चलता ही रहता है। जैसे कि आप बाहर से देखो, टचवुड में ईश्वर की कृपा से सेल्फ सफिशिएंट हूँ। मैं जी, खुद की फिल्में बना सकता हूँ, जी, कि बिना स्टूडियो के भी फिल्में बना सकता हूँ, पर फिर भी स्ट्रगल जी, है। आई थिंक डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, कि जैसे तुम्बाड़ से पहले भी तुम्बाड़ बन रही थी, तो मैं साइमल्टेनियसली ढूंढ रहा था कि आपको एक स्क्रिप्ट मिल जाए जो मैं एक फिल्म और शुरू कर लूं, क्योंकि जी, आपकी एज एन एक्टर चाह होती है कि यार कुछ करो कुछ करो, मतलब घर पर कब तक बैठे रहोगे। जी, पर वो जब होना होता है तभी होता है, कि वो स्क्रिप्ट मिल नहीं रही थी, कुछ और हो नहीं रहा था। अभी तुम्बाड़ के बाद सडनली ऐसा है कि मैं मेरे प्रोडक्शन हाउस में 3 सीरीज और 4-5 फिल्में डेवलप कर रहा हूँ। तो अच्छा, आई गेस वो स्ट्रगल फिर भी चलता रहता है। और ये प्रोफेशन ऐसा ही है कि इसमें स्ट्रगल, आप कितने भी टॉप लेवल पे पहुंच जाओ, वो एक स्ट्रगल तो चलता ही रहेगा, और वही इसकी खूबसूरती है। कि ऐसा नहीं है कि आप कभी भी हो जाओगे कि मैं पहुंच गया, कि जैसे एक डॉक्टर डॉक्टर बन जाएगा, उसकी फीस आज 100 रुपए है, तो कल 200 होने वाली है, फिर 400 होने वाली है। पर एक्टिंग की फील्ड में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपको हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा, आपको हमेशा मेहनत करती रहनी पड़ेगी, आपको हमेशा स्ट्रगल करते रहना पड़ेगा, आपको हमेशा सीखने की चाह रखनी पड़ेगी, मुझे लगता है। बिल्कुल। और सोहम, आप कह रहे थे बिग बुल किया, ये किया, अब फॉलन है मेरे ख्याल से, वो रीमा के साथ, वो भी कितनी अच्छी डायरेक्टर है, और आपके एक्टर्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अब तो लग रहा है कि लॉटरी लग गई है कि नहीं? ये लॉटरी कभी नहीं लगने वाली। ये लॉटरी मुझे कई बार लगा है कि लग गई है, पर ये लॉटरी कभी नहीं लगने वाली। और ये लॉटरी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आप अपना काम करते रहो, चलते रहो, काम करते रहो। मुझे लगता है कि वो सच है। ये ऐसा देखने में लगता है कि लॉटरी लग गई है, कि मैं फॉलो कर रहा हूँ। ये बिल्कुल, महारानी बाहर आ गई है, और महारानी को इतना प्यार मिला है। जी, भीमा के कैरेक्टर को इतना प्यार मिला है, रानी के कैरेक्टर को इतना प्यार मिला है, नवीन के कैरेक्टर को इतना प्यार मिला है। और मतलब फॉलन है डेफिनेटली। और मेरी एक और ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं एक साइलेंट फिल्म कर रहा हूँ। ओह, तो वो तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि वो, और कॉमेडी है, मैं पहली बार कॉमेडी कर रहा हूँ, अच्छा, कि मैंने आज तक कॉमेडी की नहीं है। तो मतलब मेरी इमेज ऐसी बहुत ज्यादा ऐसी, कि बहुत ही सीरियस, बहुत ही ऐसा इंटेलेक्चुअल टाइप का बंदा होगा। तो मुझे कॉमेडी करनी है, मुझे एक्शन करना है, तो वो मैं कर रहा हूँ। पर मुझे लगता नहीं लॉटरी कभी भी लगने वाली है, आपको काम ही करते रहना है। राइट। तो थोड़ा बात करते हैं बीमा के बारे में, क्योंकि ये कैरेक्टर कितना इंटरेस्टिंग है। मतलब वो बड़ा ही इंट्यूटिव पॉलिटिशियन है। सबको, मतलब वो ही कीप्स एवरीवन गेसिंग। उसकी रिलेशनशिप अपनी बीवी के साथ इतनी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि eventually when she starts becoming independent, उसको अच्छा नहीं लगता है। बट इंटरनेट पर के बारे में बताइए, आपने कैसे उसको अप्रोच किया, कैसे अप्रोच किया, और आपने अपने जहन में क्या रखा कि मुझे, हाँ, ऐसे इसको देखना है बीमा को? भीमा को अप्रोच करने का मतलब, अ, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी 3-4 बार, जी, और जब मुझे ऑफर हुई ये सीरीज, तो उसके करीब 20-25 दिन बाद शूट था। हम्म, और बीच में मुझे गंगानगर भी आना था, दिवाली थी, ऐसा कुछ था। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे क्रैक करूँ, कैसे क्रैक करूँ। इसमें 2 बातें हैं। मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि मैं भोपाल पहुँचा, जी, और शूट होने वाला है अगले दिन।
जी, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्रैक करूं, कैसे क्रैक करूं। मेरे लिए वो जो डायलॉग है ना कि जेल के ताले टूटेंगे, हाँ, भीमा बाबू छूटेंगे, हाँ, वो मेरे लिए एंट्री पॉइंट था कि हाँ, वहां से मुझे इस कैरेक्टर की साइकोलॉजी समझ में आई। वो मतलब जिस दिन शूट हुआ हुँ, हमारा शुरू, उससे पहले मैं पहले दिन 100 बार अपने मन में बोल रहा था हाँ, कि जेल के ताले टूटेंगे, भीमा बाबू छूटेंगे। तो हाँ, उसने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया। जी, उसके अलावा मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के वीडियोस देखे, जी, और बिहारी पॉलिटिशियंस के वीडियोस देखे, लालू जी के वीडियोस भी देखे, नीतीश कुमार के वीडियोस देखे। तो उन सब चीजों ने बहुत हेल्प की। पर कई बार क्या होता है कि कुछ कैरेक्टर ना आपके लिए करना बहुत आसान होता है एज एन एक्टर। तो वो जो राजा वाली साइकोलॉजी है वो मेरे लिए इतनी मुश्किल नहीं थी कि मैंने जी, एक बिजनेस किया है, एक माइंडसेट आपको समझ में आता है। जी, तो वो बड़ी बड़ी बातें या वो लार्जर देन लाइफ, वो मेरे लिए करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। कई बार मैं आपको ऐसे कहूंगा, मैंने बहुत मेहनत की। मैंने बस कुछ वीडियोस देखे, सेट पर सुभाष जी होते थे, नंदन होते थे, वो डायलेक्ट पे काम किया और वो पकड़ में आ गया। पर कहीं ना कहीं मुझे वो सुर जो मिला वो वहीं से मिला कि जेल के ताले टूटेंगे, भीमा बाबू छूटेंगे। जी। और मतलब आपको बहुत चीजों के बारे में अवेयर होना चाहिए, जैसे कास्ट इक्वेशन बिहार में कैसी है। लालू जी का बात करने का तरीका अलग था, बट आपने एग्जैक्टली उनको कॉपी नहीं किया। गैया को दूध निकालना, ये सब चीजें मतलब डिड यू हैव टू लर्न देम या कैसे आपने किया? वो चीजें हो जाती हैं सेट पर, गैया को दूध निकालना, ये सब चीजें तो इतनी बट नहीं मजा वैसे आया उस सीन में। मुझे। हाँ, बहुत मजेदार सीन है, मतलब मेरे लिए वो बहुत मजेदार सीन है। जी, मतलब वो जो बड़ी बड़ी बातें करना, विधानसभा में स्पीच देना, वो आसान था। पर वो जी, जब रानी के साथ होता है और रानी उसे डांटती है, रानी जब उसकी क्लास लगाती है ना, वो सीन जी। मेरे लिए सबसे मुश्किल थे क्रैक बहुत करने के लिए। बहुत वो बहुत मजेदार। तो वो पर ये आपने सही कहा, जो कास्टिज्म की बात है कि वो आपको ना कई बार अ, हम पॉलिटिशियंस को बहुत जज करते हैं जी, और बिना सोचे समझे जज करते हैं। मतलब उसमें हमारी कोई डीप स्टडी नहीं होती, कुछ होता नहीं है। और जी, मैं भी वैसा ही हूँ। मतलब एक लेमन इंडिया में कॉन्सेप्ट है कि ये बुरा है, ये ग्रे, जी, और पॉलिटिशियंस को हम बुरा ही मानते हैं हमारी लैंग्वेज में। मतलब कहते हैं कि नहीं यार पॉलिटिशियन है तो। पर आप जब कोई कैरेक्टर करते हो और एज एन एक्टर उसकी साइकोलॉजी समझते हो, तो आप थोड़ा-सा सिंपैथी करने लगते हो उस पॉलिटिशियन से कि एक कुछ तो आज हम एक नए ज़माने में जी रहे हैं, 2020 चल रहा है। चीज़ें बदल गई हैं। 21 कास्टिज़्म में भी बदल बाय द न वे। हाँ, तो 2021 में जी हम रहे हैं। मतलब अभी पता ही नहीं चलता में 20 आ है, 21 है, गए। मतलब सब दिमाग सुन्न हो गया। ना डे का पता, ना डेट का पता, सब संडे लगता है। रोज़ाना संडे लगता है कि रोज़ाना संडे है। तो अभी वो जो है कि उस टाइम की प्रॉब्लम्स, कि इक्वालिटी की प्रॉब्लम, जो एक फंडामेंटल राइट है, तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं एब्सोल्युटली। वो थॉट प्रोसेस मुझे हाँ, लगता है, तो मुझे लगता है कि वो थॉट प्रोसेस आपको समझ में आता है क्योंकि आप बहुत डीप स्टडी करते हो। तो आपको समझ में आता है कि ये पॉलिटिशियन जो है भीमा भारती, किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। और मैं, मतलब वो अच्छा हो, बुरा हो, मैं नहीं कह रहा कि वो राम है, पर कम से कम मैं उसकी उस फिलॉसफी के साथ एग्री करता जी, हूँ कि इक्वालिटी तो सबकी होनी चाहिए। कि हम स्वर्ग नहीं दे पाए तो जी, क्या हुआ? स्वर तो दिए। मतलब मैं उस जी, बात में एग्री करता हूँ। और मुझे लगता है कि जैसे कि शिप ऑफ थीसिस में भी एक बहुत खूबसूरत डायलॉग है, जब दादी कहती है लास्ट में नवीन को, वो कहते हैं कि माँ मैंने बहुत जी, कोशिश की पर कुछ हो नहीं पाया। और दादी कहती है कि इतना ही होता है। तो वो जी, चेंज आते-आते टाइम लगता है, पर मैं जो ये डायलॉग है कि हम स्वर्ग नहीं दे पाए तो क्या हुआ? स्वर तो दिए। मैं उसके साथ बहुत एग्रीमेंट में हूँ। जी। और वैसे भी एज एन एक्टर आपको एम्पैथी होनी चाहिए ना कैरेक्टर के साथ। यू मे नॉट एग्री विद एवरीथिंग दैट द कैरेक्टर डज, बट यू नो कि हाँ मुझे पता है ये क्यों कर रहा है, नहीं तो आप बिल्कुल। कैसे कर पाएंगे? नहीं तो आप कर ही नहीं पाएँगे। मेरे को जी, बहुत एम्पैथी थी उस कैरेक्टर के साथ, जी, कि उसकी साइकोलॉजी समझना, मतलब ये बाहर से कह देना, जज करना कि बुरा है, अच्छा है, ये बहुत बिल्कुल, आसान होता है। पर आप जब किसी के शूज़ में हो, कि आप जब पूरा स्टेट चला रहे हो, और इंडिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंट्री है। आप बिल्कुल, एक स्टेट चला रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो, तो आपको बहुत सारे रास्ते गलत भी अख्तियार करने पड़ते हैं। पर मैं उससे आप एग्री नहीं करते हो, पर आप उसके जो फंडामेंटल थॉट प्रोसेस है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, लोगों को समान अधिकार होने चाहिए। मतलब मैंने भी अपने आसपास देखा है कि ड्राइवर्स आते हैं, उनको कह दो बैठना है तो नहीं बैठते हैं। मतलब जी, उनको उनकी साइकोलॉजी में ये कर दिया गया है कि नहीं, आपको तो बराबर बैठने का अधिकार नहीं है।
तो वो जी उस जो भीमा की कैरेक्टर की वो जो फंडामेंटल सोच है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ अग्रीमेंट में हूँ, वो बहुत ही एम्पैथी रखता हूँ उस बात के साथ। जी जी। तो ये बताइए सोहम कि आजकल जो ये पॉलिटिकल बायोपिक्स का समवॉट दौर चल रहा है, सुभाष सुभाष ने भी मैडम चीफ मिनिस्टर बनाई, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि हम ऑडियंस बतौर देखना चाहते हैं ये सारे बायोपिक्स, क्योंकि ये दे डूइंग वेल आल्सो, हर्षद आई, महारानी आई, आई मीन लोग देखना चाह रहे हैं, लोग कंज्यूम करना चाह रहे हैं, तो इनमें ऐसा क्या है पॉलिटिकल बायोपिक्स में या इन बायोपिक्स में जो ऑडियंस को खींच रहा है? मुझे लगता है कि एक इसमें मैं मेरा छोटा सा आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जी कि एक सेकंड में मेरा चार्जर लगा लूं, कहीं खत्म ना हो जाए बैटरी। मैं अभी ना जयपुर में हूँ। हाँ मैं 2 दिन पहले श्री गंगानगर में था, मैं 2 महीने तक श्री गंगानगर में था। जी और एक एक ऑडियंस मुझे लगता है ओटीटी प्लेटफॉर्म के कारण कुछ नई ऑडियंस क्रिएट हो गई है। जी मतलब हमारे श्री गंगानगर में 6 सिंगल स्क्रीन हुआ करते थे जब हम बड़े हो रहे थे, हजार हजार जी 1500 कैपेसिटी वाले, और टिकट नहीं मिला करता था। ठीक है, बीच हाँ में एक मल्टीप्लेक्स का दौर आया, तो श्री गंगानगर में मल्टीप्लेक्स था नहीं, तो एक स्मॉल टाउन जी में ना ऑडियंस सिनेमा से कट ही गई थी, जिसका कोई लेना देना जी नहीं रहा था। उन्होंने देखना ही बंद कर दिया था, कुछ अपने 40s में आ गए, 50s में आ गए। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, बहुत ही पर्सनल। जी बट बिकॉज ऑफ ओटीटी ना एक नई ऑडियंस क्रिएट हो गई है। जी जो लोग 40s में है, 50s में है, और फोन पर देखना आपको इतना आसान है कि आप जी जब चाहो देख पाओ, तो एक नई ऑडियंस क्रिएट हो गई है जिसको मतलब, और एक दूसरी तरफ ये रोमांटिक फिल्में और एक फॉर्मूला फिल्में हो गई हैं, लोगों को कुछ नया देखना है। जी तो मुझे नहीं लगा, और सेकंड उसमें एक और ये है कि हम पॉलिटिक्स से, या एक जो स्टोरी होती है कि आप गरीब से अमीर बनते हो, उसमें हमको बहुत इंटरेस्ट है। जी हमेशा इंडिया को इंटरेस्ट रहा है, और आप इंडिया हमारी एक ऐसी लैंडस्केप है ना पॉलिटिक्स के बारे में, कि आप एमएलए को जानते होते हो, स्मॉल टाउन से हमारे एमएलए का आपका नाम पता होता है, आप कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए होते ही हो, मुझे लगता है। जी तो ये मुझे लगता है ये सब कारण है कि ये सीरीज इतनी चल रही है, या लोगों का इतना इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, कि एक तो नई ऑडियंस कहीं ना कहीं पैदा हो गई है जो ये देख रही है, जिसको ऐसे सिनेमा में ज्यादा मजा आता है मसाला वाली फिल्मों के बजाय। और दूसरी मुझे लगता है वो मसाला वाली फिल्मों से हम थक गए हैं, एक प्रकार की फिल्मों से थक गए हैं, कि वो फॉरेन में शूटिंग वो हो गया है। वो एक टाइम पर बहुत अच्छा लगता था 90s में, जब आपने फॉरेन देखा नहीं था। हाँ क्योंकि मैंने भी यूरोप मतलब पहली बार डीडीएलजे में देखा था हाँ कि अच्छा यूरोप ऐसा होता है, कि अच्छा हम जी हमारे मतलब हम बिल्कुल वो मतलब लाइक अभी हम वो बात भूल जाते हैं, क्योंकि मतलब हमारे यहाँ ना लोग पत्री दिखाते थे कि पंडित जी विदेश यात्रा का योग है या नहीं है। मतलब विदेश यात्रा लाइफ में बिल्कुल एक अचीवमेंट हुआ करता था। आज तो मतलब यूरोप जाना जी इतना आसान हो गया, चीजें इतनी आसान हो गई हैं। तो वहां से वो मुझे लगता है कि ऑडियंस थक गई है वैसा सिनेमा देख कर, तो उनको चेंज चाहिए। और पॉलिटिक्स तो हमेशा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा ही है इंडिया में, मुझे लगता बिल्कुल बिल्कुल। बट ये भी है कि जैसे ही आप पॉलिटिकल फिल्म बनाओ तो कोई ना कोई गुस्सा हो ही जाता है, उसके बारे में आपको सोचना पड़ता है। है। हाँ, मतलब वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मुझे ज्यादा अच्छे से नहीं पता, पर जितना मुझे पता है कि शायद ओटीटी पर अभी सेंसरशिप नहीं है, जैसे कि फिल्म में एक सेंसरशिप है। आपने सेंसर करवा ली फिल्म, उसके बाद आप पर कोई गुस्सा हो या कुछ हो, पर शायद उनके राइट्स जो हैं वो आप पर केस नहीं डाल सकते अभी। जी शायद मुझे लगता है कि हम थोड़े से वल्नरेबल स्पेस में हैं इन जी कंपैरिजन टू फिल्म्स, कि एक सर गवर्नमेंट की तरफ से कोई बॉडी नहीं है कि जो इस चीज को रिव्यू करे या इसका एक सर्टिफिकेट दे, उसके बाद आप बनाना चाहो जो बनाओ। तो वो थोड़ा सा है, थोड़ा सा स्पेस मुझे लगता है कि मेसी स्पेस है वो। हाँ, और थोड़ा केस बाय केस चल रहा है। हाँ, तो आपको बनाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, कि नहीं तो आपके पास ये है ना कि आपने बनाया, आपने उनको दिया, उनको पसंद नहीं आया, वो काट देंगे। जी आपको बात करने के लिए बुला लेंगे, कन्वर्सेशन होगी और बात खत्म हो जाएगी। जी अभी तो आपको बनाते वक्त सोचना पड़ता है कि यार कहाँ से पता नहीं कौन क्या खड़ा हो जाए, क्या क्या हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल। तो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट। या डेफिनेटली। तो आप जो डेवलप कर रहे हैं, आप उसमें पॉलिटिक्स भी देख रहे हैं कि उसमें आपको इंटरेस्ट है, ये हो सकता है पॉलिटिकल सीरीज हो आपको आगे जाके आप जो बना रहे हैं? मैं पॉलिटिकल कुछ नहीं बना रहा हूँ। मैं मतलब मैं ऐसे कहता हूँ तो बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ मेरे प्रोजेक्ट्स को लेकर, कि एक साईफाई हम डेवलप कर रहे हैं, अच्छा इंडियन साईफाई जो जिसमें ह्यूमर है, जो अच्छा वो बहुत ही अतरंगी फ्लेवर की है।
और एक और सीरीज हम डेवलप कर रहे हैं बिहार से प्यार से, मतलब बिहार में है, बिहार से प्यार से। हाँ, तो वो थोड़ी सी लव स्टोरी और वैसी है, स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप की है। जी, और 2-3 फिल्में मैं डेवलप कर रहा हूँ। तो वो भी मतलब पॉलिटिकल स्पेस में मैं कुछ भी डेवलप नहीं कर रहा हूँ। जी। सो हम ये कहा जाता है आजकल एक्टर्स के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में, कि वो जमीन से जो जुड़े हुए थे वो अब नहीं है। वो काफी ज्यादा जो इंडस्ट्री के स्पेशली डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो अब पुरानी फिल्मों को लेकर ही उनका रेफरेंस पॉइंट पुरानी फिल्में हो गया है, लाइफ नहीं। तो डू यू थिंक इट्स ट्रू? एंड जब व्हेन पीपल लाइक यू कम इन, जिनका एक्सपीरियंस है, वो लाइफ देख चुके हैं, काम कर चुके हैं रियल वर्ल्ड में, तो वो एक्सपीरियंसेस जब वो लाते हैं तो एक्टिंग में उनका एक डिफरेंट फ्लेवर आ जाता है। हाँ, बिल्कुल। और मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, पर इसका जवाब तो कैसे खोजें? आप बॉम्बे में आ गए हो, 20 जी, साल से बॉम्बे में रह रहे हो। मैं 10 साल से बॉम्बे में रह रहा हूँ। जी, ये लॉकडाउन की वजह से मेरे दोस्तों से मिला, मेरी जी, फैमिली से मिला। एक एक आप ना एक फँस जाते हो एक जगह आकर कि जी, आप बॉम्बे शहर में आ गए हो, तो आप क्या कैसे देखोगे? आपके पास एक्सेस ही नहीं रहता चीज़ों जी, का। जी, तो मैं मेरे एक फ्रेंड से बात कर रहा था, तो उसने मुझे उसके लिए एक सजेशन दिया था कि यार पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जी, कि लाइफ़ को तो अभी आप देख नहीं सकते, वो अपॉर्च्युनिटी आपके पास रही नहीं है। जी, मतलब आप चाहते हो पर आप ऐसा फँस गए हो काम में, चीज़ों में, बॉम्बे शहर में आ गए हो जहाँ आपको वही देखने को मिलेगा। तो आपको वो ज़मीन से जुड़ी हुई लाइफ़ देखने को तो नहीं मिलेगी। तो आई जी, गेस उसका सॉल्यूशन मेरे दोस्त ने तो मुझे ये बताया था कि यार रीडिंग करनी चाहिए जितनी हो सके। जी, उसी के थ्रू आप कुछ ज़िंदा रह सकते हो, उसके थ्रू ही आप लाइफ़ को देख सकते हो। जी, अदरवाइज़ वो एक्सपीरियंसेस रहेंगे ही नहीं और उसमें किसी का फ़ॉल्ट नहीं मुझे लगता। हाँ, ये सिस्टम ऐसा है कि इसमें भी आप क्या करोगे कि आप बॉम्बे रह रहे हो तो 6 महीने गाँव में रहने तो नहीं चले जाओगे काम छोड़ बिल्कुल, के। बिल्कुल। और जो आपकी एक्सपीरियंसेस रहेंगी वो आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, वो सब बॉम्बे में ही है, और वो वैसे इंडस्ट्री ही हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री वाले ही लोग हैं। में, आप तो मतलब सिनेमा देखकर ही कंज़्यूम कर रहे हो, आप बिल्कुल, वहीं से कुछ आपके अंदर इम्प्रोवाइज़ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि या तो उसका तरीका यही है कि आप एक 6 महीने का ब्रेक ले लो और कहीं चले भारत जाओ। कहीं चले जाओ भारत घूमने। और दूसरा तरीका कि पढ़ो, हिंदी साहित्य पढ़ो, मतलब जिसमें एक हिंदी छाप दिखती है कहीं न कहीं। जी, कि मैं एक बुक पढ़ रहा था बा बारामसी करके, हाँ, हाँ, ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी की। जी, तो 80s 90s में सेट है वो बुक। पर एज़ एन एक्टर वो मैं पढ़ रहा था, इतनी इंटरेस्टिंग किताब है और एज़ एन एक्टर आपको कहीं न कहीं कुछ दे जाती है, जो अभी मुझे पता नहीं कहाँ काम आएगा, पर जी, कहीं न कहीं काम आ जाएगा। जी, जी। तो मुझे लगता है यही 2 रास्ते बचे हैं। तो टू एंड विद बीमा, बीमा के बारे में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी और सबसे बुरी चीज क्या लगी? सबसे अच्छी चीज़ उसकी मुझे फ़िलॉसफ़ी लगती है हाँ, कि जो कास्टिज़्म की बात वो करता है और जी, वो जो उसका एक डायलॉग है कि हम स्वर्ग नहीं दे पाए तो क्या हुआ, स्वर तो दिए। और वो मुझे लगता है उतना ही होता है, आप स्वर्ग देना चाहो तो स्वर ही दे पाते हो, इतना ही पॉसिबल होता है। वो मुझे बीमा की स्वर, सबसे स्वर, यहाँ जो स्वर का मीनिंग है वो क्या है? स्वर का मतलब आवाज़, कि आवाज। हम अच्छा, आपको अच्छा, आवाज़ उठाने का हक तो दे पाएँ। हाँ, एटलीस्ट आप तो अपनी बात रख सकते हो। राइट, इतना तो हमने आपको कैपेबल बनाया कि राइट, पहले आपकी थाने में जाकर सुनवाई नहीं होती थी, जी, पर जी, अभी आप जाकर थाने में कहोगे तो आपकी बात सुनेंगे, एफआईआर लिखेंगे। उतना तो हमने किया। तो वो राइट, मुझे बीमा के कैरेक्टर की सबसे अच्छी बात लगती है। और जो बुरी बात लगती है, अगर वो तो यही है कि घोटाला, जो भी वो इन्वॉल्व था उसमें, स्कैम में, जो इन्होंने रोका नहीं। जी, तो वो मुझे उसकी बुरी बात लगती है। और एक हल्का-सा बीमा में ये है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, वो भी जी, मुझे उसमें बुरी बात लगती है कि वो है कैरेक्टर वैसा, पर वो उसके उसके यहाँ स्पेस हाँ, नहीं है किसी को देने के लिए कि कोई और भी कुछ कर सकता है, कि वो अपने आप में गॉड लाइक कॉम्प्लेक्स है उसका कि आई नो एवरीथिंग। जी, राइट। सो जब जब रानी इंडिपेंडेंट हो जाती है, ही कांट क्वाइट अंडरस्टैंड ये कैसे हो गया, मतलब हाउ डिड शी बिकम सो इंडिपेंडेंट? आई गेस समहाउ बीमा को कहीं न कहीं ट्रस्ट था कि रानी के अंदर एक पॉसिबिलिटी है, एक एक जी, कैपेबल है रानी, इसीलिए उन्होंने चुना। और जी, रानी का कैरेक्टर कई बार कुछ ऐसा होता है कि अ सिर्फ एजुकेशन ही सब कुछ नहीं होता। जी, आपका एक इंट्यूशन होता है कि जैसे मेरी मम्मी जो है ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं है। जी, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत कम पैसे होते थे घर में, जी, हम 5 बच्चे होते थे।
पर मेरी माँ इतनी समझदार है, उन्होंने इतनी समझदारी से घर चलाया ना हमारा, वो मेरे लिए आइडियल है ये देखने के लिए कि वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, पर उनकी समझ जो है इतनी ज्यादा है। तो मुझे लगता है वैसे ही भीमा को एक इंट्यूटिवली पता था कि शील मैनेज, मतलब ही न्यू कि इसमें है एबिलिटी, ये कर लेगी, ये कर लेगी। इंट्यूटिव, वो बहुत ही इंट्यूटिव लेवल पे होता है कि उसका कोई डिकंस्ट्रक्शन नहीं होता कि कैसे करेगी या कैसे करेगी। और मिश्रा जी तो थे ही साथ में, तो मतलब मिश्रा जी से ज्यादा लॉयल कौन हो सकता है। तो आई मिश्रा गेस जी का कैरेक्टर बड़ा मजेदार था। और बहुत मजेदार। आपकी रिलेशनशिप कैसे, मतलब लग रहा था कि बहुत ही मजेदार रिलेशनशिप ऑफ स्क्रीन भी हुई होगी। वो बहुत उनके साथ मजा आया मुझे, और मैंने उनको कहा था कि अगर आप मुझे असिस्ट करो ना तो अपन चलो चुनाव ही लड़ लेते हैं। आपकी असिस्टेंस इतनी अच्छी है, आप इतने सिंसियर और वो लगते हो मुझे कि आप अगर अगर आपका मन हो मुझे असिस्ट करने का तो चलो अपन कुछ चुनाव लड़ने की तैयारी कर लेते हैं। ऐसी रिलेशनशिप हो गई थी हमारी। और आप जीत भी जाते हैं, आई एम क्वाइट श्योर। हाँ, मिश्रा जी साथ में होते तो पक्का जीत जाते हैं। बहुत ही। एंड कावेरी अगर रानी के साथ होती तो वो तो सालों साल सीएम चलती। बिल्कुल बिल्कुल, कावेरी का कैरेक्टर बहुत मजेदार कैरेक्टर था, और बहुत कनी ने मजेदार। बहुत अच्छे से किया, कनी ने बहुत अच्छा कैरेक्टर था वो। Great. Thank you so much. It was such a pleasure talking to you. May you go from strength to strength. I hope to talk to you again soon when we see Fallen and all the other projects that you're working on. It was a real pleasure. बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू मैम, मुझे बहुत मजा आया। जो आपके क्वेश्चंस थे ना वो इतने इंटरेस्टिंग थे कि आप कई बार आपके बहाने मैं भी एक्सप्लोर कर रहा था। कुछ क्वेश्चंस के आपने आंसर सोचे नहीं होते, पर आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे। मुझे पता ही नहीं चला कि हम 40-45 मिनट हो गए शायद बात करते हुए। मुझे बहुत मजा आया मैम। जी, टिफिन टॉक्स में कभी मैं आने के लिए बॉम्बे बहुत आता हूँ तो प्लीज मिलिए, अपन मिलते हैं कभी कॉफी के लिए। बहुत जब मजा आएगा। ये खुल जाए, खुल जाए। दुनिया खुलेगी आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम।